किस्सा है अक्टूबर 2020 का। नीट 2020 का रिजल्ट आता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की रहने वाली 18 साल की विधि सूर्यवंशी ने रिजल्ट को लेकर बड़ी एक्साइटमेंट जताई। काफ़ी एक्साइटेड थी क्योंकि उनका पेपर अच्छा गया था। लेकिन जब साइट खोली तो नज़र आया कि विधि को 720 में से केवल 6 मार्क्स मिले हैं। विधि ये बर्दाश्त नहीं कर पाई और परिवार को भी भरोसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बच्ची तो पढ़ने वाली थी। ओएमआर शीट निकलवाई तो मालूम चला कि 6 नहीं 590 नंबर आए थे विधि के। लेकिन विधि इस कदर टूट चुकी थी कि उसने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। 2017 में एनटीए का गठन हुआ। इसके बाद से आप किसी भी साल की कोई भी परीक्षा निकाल लीजिए, मेडिकल के लिए नीट, इंजीनियरिंग के लिए जेई, देश भर की यूनिवर्सिटीज़ के लिए सीयूईटी, एक भी परीक्षा ऐसी नहीं हुई जहां एनटीए ने शिकायत का मौका न दिया हो। इस बार तो ऐसा झोल किया है कि नीट की परीक्षा रद्द ही करनी पड़ी। ऐसी हालत है कि धर्मेंद्र प्रधान से मीडिया को जवाब देते नहीं बन रहा। अधिकारियों को आगे किया जा रहा है जिनके पास कहने को ऐसा कुछ है ही नहीं जो अभ्यर्थियों और उनके माँ बाप या टीचर्स को समझ आए। तो कुल मिलाकर एनटीए अब दोबारा से आ चुकी है चर्चा में। आज की इस वीडियो में हम एनटीए का ही पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने लेकर बैठे हैं। नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप देख रहे हैं खबर गांव। साल था 2017 का। केंद्र में आई नई मोदी सरकार को करीब 3 साल पूरे हो चुके थे। सरकारी मशीनरीज में कई बदलाव हो चुके थे और कई हो रहे थे। इसी दौरान एक तैयारी छात्रों की जिंदगी को सरल बनाने की भी चल रही थी। दिल्ली में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक खत्म हुई तो सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया। कहा गया कि भारत की प्रवेश परीक्षाओं का पूरा ढांचा ही अब बदलने वाला है। एक नई एजेंसी बनाई जाएगी, ऐसी एजेंसी जो पारदर्शी, तकनीक आधारित और विश्व स्तरीय परीक्षाएं कराएगी। नाम रखा गया नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए। सरकार का तर्क था कि देश में अलग अलग संस्थाएं अलग अलग तरीके से परीक्षाएं करा रही हैं। कहीं ओएमआर शीट का झंझट था, कहीं परीक्षा तिथियों का टकराव, कहीं पेपर लीक के आरोप और कहीं केंद्रों पर भारी अव्यवस्था। तब मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय है, उसने कहा कि एक स्पेशलाइज्ड ऑटोनोमस टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो आधुनिक तकनीक के जरिए बड़े राष्ट्रीय स्तर के एंट्रेंस एग्जाम्स कराएगी। 10 नवंबर 2017 को सरकार की कैबिनेट ने इस एनटीए प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। इससे पहले की व्यवस्था क्या थी? उस समय तक नीट, जेई मेन और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाएं मुख्य रूप से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई कराती थी। सरकार ने कहा कि सीबीएसई का काम स्कूल की शिक्षा पर ध्यान देना है, राष्ट्रीय स्तर की भर्ती और प्रवेश परीक्षाएं कराना नहीं। इसलिए ये जिम्मेदारी सौंपी गई एनटीए को। एनटीए को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में बनाया गया। सरकार ने दावा किया कि ये एजेंसी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग को बढ़ावा देगी, इंटरनेशनल टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स अपनाएगी और परीक्षा के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को साइंटिफिक बनाएगी। ये सब तो आधिकारिक बयान थे। सरकार एक के बाद एक पेपर लीक से लग रही तोहमत से अजीज आ रही थी तो एक नई एजेंसी बनाकर फ्रेश स्टार्ट वाला मैसेज दे दिया गया कि सब कुछ खराब था पहले का, अब देखो रामबाण इलाज किया है, अब सब कुछ सही हो जाएगा। एनटीए में सबसे पहले बैठाया गया 1992 बैच के आईएएस अफसर विनीत जोशी को। विनीत सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई के चेयरमैन रह चुके थे। इसके बाद इन्हें इस पद पर बैठाया गया। अच्छा, एजेंसी तो बन गई, जिम्मेदारी भी दे दी गई, लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी सामने खड़ा था कि पेपर होंगे कैसे। एनटीए की कहानी का सबसे दिलचस्प वाला हिस्सा यहीं से शुरू होता है, वो हिस्सा जो आज तक विवादों का कारण बना हुआ है। दरअसल कागजों में एनटीए एक परीक्षा एजेंसी थी, लेकिन जमीन पर उसका मॉडल कुछ अलग ही था। एनटीए खुद स्कूलों या कॉलेज में जाकर परीक्षाएं नहीं कराती, इसके लिए वो करती है आउटसोर्सिंग, माने दूसरे वेंडर्स को परीक्षा कराने का ठेका देती है, प्राइवेट वेंडर्स को। पर क्यों? क्योंकि एनटीए के अपने परमानेंट एग्जाम सेंटर्स नहीं हैं, पूरे देश में फैला हुआ इन्विजिलेटर्स का नेटवर्क भी नहीं है। ये काम आज भी प्राइवेट वेंडर्स करते हैं जिन्हें एनटीए ठेका देती है। यानी काम प्राइवेट वेंडर्स ही करेंगे, संस्था बस पूरे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करती है।
यानी आप इसे ऐसे समझिए कि क्वेश्चन पेपर डिजाइन करने, सॉफ्टवेयर बनाने, सर्वर को मैनेज करने, बायोमेट्रिक मशीन्स लगाने जैसे हर काम में प्राइवेट वेंडर्स शामिल होते हैं। असली मशीनरी प्राइवेट कंपनीज और वेंडर्स के भरोसे चलती है। एनटीए बस उन पर नजर रखती है, एक कमांड सेंटर के जैसे। इस काम के लिए एनटीए के पास कितने लोगों की टीम है, यह भी एक बड़ा सवाल है। एनटीए को चलाने वाली एक गवर्निंग बॉडी है जिसके एक चेयरमैन होते हैं। ये ब्यूरोक्रेट भी हो सकते हैं और एक अकेडमिया से आने वाले कोई विद्वान भी। फिलहाल डॉक्टर प्रदीप कुमार जोशी एनटीए के चेयरमैन हैं, जो पहले यूपीएससी के चेयरमैन थे। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अभिषेक सिंह एनटीए के डायरेक्टर जनरल हैं, यानी डीजी। इसके अलावा 3 आईआईटीज के डायरेक्टर, 2 एनआईटीज के डायरेक्टर, आईआईएम्स के 2 डायरेक्टर के साथ कुल 10 लोगों की ये गवर्निंग बॉडी है। मतलब ज़हीन लोगों का जो 1% है, उसी क्राउड से एनटीए में ऊपर यानी सबसे ऊपर के पदों पर लोग बैठे हैं और लिए भी जाते हैं। बस चेयरमैन पद पर सरकार से जुड़ा कोई आदमी बैठता है। स्टाफ की बात करें तो 22 जुलाई 2024 को डीएमके सांसद के कनिमोई ने लोकसभा में एनटीए के स्थायी और अस्थायी लोगों को लेकर सवाल पूछा था कि बताइए कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं। इस सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने जवाब दिया था। कहा था कि एनटीए के निदेशक को केंद्र सरकार नियुक्त करती है और अन्य सरकारी डेप्यूटेशन पर नियुक्त किए जाते हैं अधिकारी। 22 जुलाई 2024 को मिली जानकारी के मुताबिक एनटीए में कुल 22 कर्मचारी ऐसे थे जो डेप्यूटेशन पर तैनात किए गए थे। वहीं कॉन्ट्रैक्ट पर कुल 39 कर्मचारी तैनात थे और कुल मिलाकर 132 कर्मचारी ऐसे थे जिनसे आउटसोर्सिंग के जरिए काम लिया जा रहा था। 2018 में एनटीए ने काम करना शुरू कर दिया और पहला प्रोजेक्ट लिया 2018 का यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। शुरू में एनटीए के पास सिर्फ कुछ बड़े नेशनल एंट्रेंस एग्जाम्स थे, लेकिन कुछ ही सालों में यह संस्था भारत की सबसे बड़ी सेंट्रलाइज्ड एग्जाम एजेंसी बन गई। 2019 आते आते एनटीए तेजी से एक्सपेंड होने लगी, जिसके बाद सरकार ने जेईई मेंस और नीट यूजी की परीक्षाओं की जिम्मेदारी भी एनटीए के सिर माथे दे दी। आज इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूनिवर्सिटी एडमिशंस, फेलोशिप, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट से लेकर पीएचडी एंट्रेंस तक दर्जनों नेशनल लेवल के एग्जामिनेशंस एनटीए कराती है। कितने कराती है इसका कोई कंसोलिडेटेड आंकड़ा नहीं है। संसद के सवाल जवाब में एक लमसम आंकड़ा हमारे सामने आया। मार्च 2026 में राज्यसभा सांसद डॉक्टर जॉन ब्रिटास ने शिक्षा मंत्रालय से यही सवाल पूछा कि भैया बताइए एनटीए कौन कौन से एग्जाम्स कराती है और कितने एग्जाम्स उसने कराए हैं। इनके सवाल पर मंत्रालय ने जवाब दिया, बताया कि 11 मार्च 2026 तक एनटीए ने 275 से ज्यादा परीक्षाएं कराई, जिनमें कुल 6 करोड़ 61 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। अब इतने एग्जाम हो रहे हैं तो पैसे भी आते होंगे, फॉर्म का पैसा है, तरह तरह से पैसे लिए जाते हैं। इनके आंकड़े क्या हैं? साल 2024 के अगस्त महीने में राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने यही सवाल शिक्षा मंत्रालय से पूछ लिया था। जवाब भी आया। बताया गया कि साल 2023-24 में एनटीए ने स्टूडेंट्स के फॉर्म की फीस से लगभग 1065 करोड़ रुपए कमाए और 1020 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इसी तरह साल 2022-23 में 873.20 करोड़, 2021-22 में 490.35 करोड़, 2020-21 में 494.46 करोड़ और 2019-20 में 488.08 करोड़ रुपए फीस से इकट्ठा हुए। 2018-19 को छोड़कर हर साल एजेंसी मुनाफे वाले आंकड़े ही दिखा रही है, माने खर्च कम आय ज्यादा। अच्छा, जब एनटीए का गठन हुआ तब यह तय हुआ था कि शुरुआत में भारत सरकार एनटीए को सिर्फ 25 करोड़ की शुरुआती पूंजी देगी। उसके बाद एनटीए को अपने खर्च खुद निकालने होंगे, नफा नुकसान भी खुद देखना होगा और दिखा भी। वैसे सरकारी संस्था के आय और व्यय पर तब तक सवाल नहीं उठता जब तक कि वो अपना काम अच्छे से कर रही हो। स्क्रूटनी तो तब होती है जब उसका नाता विवादों से जुड़ता है, पर एनटीए अपने गठन के वक्त से ही विवादों में रही तो सवाल तो उठना ही है, स्क्रूटनी भी होनी है। 2020 में हुआ विधि सूर्यवंशी वाला मामला भी हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। ऐसा ही कुछ राजस्थान के मृदुल रावत के साथ भी हुआ था उसी साल। रिजल्ट में मृदुल के 720 में से 320 नंबर दिखाई दिए, लेकिन जब ओएमआर शीट रीचेक कराई तो पता चला कि मृदुल ने 650 नंबर के साथ एसटी कैटेगरी का ऑल इंडिया टॉपर वाला रैंक हासिल किया।
इन दोनों मामलों ने 2020 में एनटीए की खूब भद्द पिटाई थी। हालांकि मृदुल रावत के मामले में एनटीए ने तब कहा था कि मृदुल का दावा फर्जी है। ये छोटे धमाके थे। बड़ा धमाका हुआ साल 2022 में। जेईई मेन में टेक्निकल ग्लिचेस ने बच्चों को ऐसा परेशान किया कि उनका रिजल्ट ही बिगड़ गया। और फिर 2024 में हुए 2 न्यूक्लियर ब्लास्ट, जिसने पूरी तरह से एनटीए पर सवाल खड़े किए। पहले तो जेईई मेंस में बैठे छात्रों ने आरोप लगाया कि अलग अलग शिफ्ट्स में डिफिकल्टी का जो लेवल था वो भी अलग अलग था। पेपर कैसे सेट किया गया, आरोप लगाया परसेंटाइल कैलकुलेशन में गड़बड़ी हुई और इसके चलते रिजल्ट ही बदल गया। छात्रों की शिकायत भी ये थी कि कुछ शिफ्टों में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिससे रिजल्ट में विसंगतियां पाई गईं। लेकिन एनटीए का धमाका यही नहीं खत्म हुआ। 2024 में और धमाके हुए। नीट की बात अगर हम करें तो परीक्षा वाले दिन ही पटना और गोधरा जैसे शहरों से पेपर लीक की खबरें आई। पटना पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया और जले हुए क्वेश्चन पेपर मिलने का दावा भी किया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में छात्रों को गलत भाषा का ही पेपर दे दिया गया, मतलब हिंदी की जगह अंग्रेजी पकड़ा दिया गया। बाद में एनटीए ने इसे मानवीय भूल करार दे दिया। एनटीए का रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन इसे 10 दिन पहले यानी 4 जून को ही अनाउंस कर दिया गया। इसी दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे भी आ रहे थे, जिससे छात्रों को लगा कि शोर शराबे में धांधली को दबाने की कोशिश की जा रही है। उसी साल रिकॉर्ड 67 छात्रों ने 720 में से 720 अंक हासिल कर लिए थे। पिछले सालों के हिसाब से अगर देखें तो पहले सिर्फ 2 या 3 बच्चों के ही ऐसे मार्क्स होते थे। हैरानी की बात यह थी कि 67 टॉपरों में से 6 छात्र एक ही परीक्षा केंद्र से थे और उनके रोल नंबर भी सीक्वेंस में थे। नीट की मार्किंग स्कीम के अनुसार 718 या 719 नंबर आना गणितीय रूप से असंभव है, लेकिन रिजल्ट में कई छात्रों के इतने नंबर दिखाई दिए। एनटीए ने सफाई दी कि जिन छात्रों का समय बर्बाद हुआ था उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए। छात्रों ने पूछा कि ये ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए और कितने दिए गए, इसकी कोई जानकारी पहले नहीं दी गई थी। इसी साल बिहार की आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू ने जांच में पाया कि पेपर माफियाओं ने छात्रों से 30 से 50 लाख रुपए लेकर परीक्षा से पहले ही पेपर रटवा दिए थे। गुजरात में एक सेंटर के डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट पर आरोप लगा था कि उन्होंने छात्रों से कहा था कि जो जवाब नहीं आता उन्हें खाली छोड़ दो, हम बाद में भर लेंगे। जब देश भर से ऐसे आरोप आए तो देश भर से छात्रों और कोचिंग संस्थानों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करनी शुरू की, मांग की परीक्षा को रद्द करने की। विवाद बढ़ा। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द किए जा रहे हैं। अच्छा, शुरुआत में तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेपर लीक से इनकार किया था, लेकिन बाद में अनियमितताओं को स्वीकार कर लिया और मामले की जांच सौंप दी सीबीआई को। इस पूरे विवाद ने एनटीए की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। मामला इतना बढ़ गया था कि तब एनटीए के तत्कालीन डीजी आईएएस सुबोध कुमार सिंह को इस पद से हटा दिया गया। वैसे हटाकर कोई कार्रवाई नहीं की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुबोध जी पहले इस्पात मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी बनाकर भेजे गए एनटीए के बाद, और फिर छत्तीसगढ़ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर बनाकर बैठा दिए गए। माने सर का प्रमोशन ही हुआ। तो अब एनटीए के वर्तमान डीजी आईएएस अभिषेक सिंह को क्या कुछ मिलेगा? क्या इन्हें प्रमोट किया जाएगा या फिर इन्हें कहां भेजा जाएगा? सवाल तो इनसे भी पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब ये दे नहीं रहे। एनटीए और सरकार इस पूरे विषय पर जो कह रहे हैं और जिस तरह से कह रहे हैं, उनका साफ सा संकेत यही है कि पेपर लीक हुआ है। लेकिन अगर आप 2024 से अब तक का घटनाक्रम देखेंगे तो आपके मन में सवाल पैदा होगा कि क्या पेपर लीक होने दिया गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे थे कि 2024 में भद्द पिटने के बाद एनटीए में सुधार के लिए लंबी चौड़ी सिफारिशें हुई थीं, पर हुआ क्या? पहले आप समझिए कि सिफारिश हुई क्या। उन दिनों एनटीए के खिलाफ जब सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठी तो सरकार ने एक कमेटी बनाने का ऐलान किया। 22 जून 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एक हाई लेवल कमेटी बनाई। इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अगुवाई में बनी इस कमेटी का काम यह पक्का करना था कि परीक्षा के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को कैसे रोका जाए, एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे बेहतर हों और एनटीए के कामकाज के तरीके में क्या बदलाव किए जाने चाहिए। करीब 6 महीनों की तफ्तीश के बाद कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और कुछ सुधार बताएं। कौन से? अव्वल तो ये कि ऑनलाइन और हाइब्रिड मॉडल अपनाना चाहिए।
कमेटी ने धीरे धीरे परीक्षाओं को ऑनलाइन यानी कंप्यूटर बेस करने का सुझाव दिया ताकि पेपर लीक का खतरा कम हो सके। जहां पूरी तरह ऑनलाइन परीक्षा संभव ना हो वहां हाइब्रिड मॉडल अपनाने की सलाह दी गई। इसमें प्रश्न पत्र डिजिटल रूप से केंद्र पर भेजा जाएगा और छात्र उत्तर कागज पर इसके उत्तर देंगे, यानी कागज पे देंगे और पेपर उनको डिजिटली मिलेगा। इससे पेपर छपवाने और उसे लेकर जाने, स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जहां सबसे ज़्यादा पेपर लीक होने का खतरा होता है। दूसरी बात कही गई कि नीट के लिए 2 चरणों वाली परीक्षा हो। लाखों छात्रों के दबाव को देखते हुए कमेटी ने सुझाव दिया कि नीट भी जेई मेन और एडवांस की तरह 2 चरणों में होनी चाहिए। पहला चरण एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और जो छात्र इसे पास करेंगे वो दूसरे चरण की मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। इससे परीक्षा केंद्रों पर बोझ कम होगा और चयन प्रक्रिया अधिक सटीक होगी। तीसरी बात कही गई कि नीट के जो अटेम्प्ट्स हैं उनको कम किया जाए, उन पर कैपिंग लगाई जाए। अभी तक नीट देने के लिए जो अटेम्प्ट्स हैं उनकी कोई सीमा नहीं है। कमेटी ने सिफारिश की कि अन्य बड़ी परीक्षाओं की तरह नीट में भी प्रयासों की संख्या सीमित की जानी चाहिए। इससे छात्रों के बीच अनावश्यक प्रतिस्पर्धा कम होगी और वो बेहतर तैयारी के साथ परीक्षा देंगे। चौथी बात कही गई कि एनटीए में स्थायी कर्मचारियों की नियुक्ति हो। कमेटी ने पाया कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए में बहुत से लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं जो सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। सुझाव दिया गया कि एनटीए में स्थायी और कुशल कर्मचारी रखे जाएं ताकि जिम्मेदारी सबकी तय हो सके। 5वां सुझाव था कि सरकारी केंद्रों पर जोर हो। प्राइवेट परीक्षा केंद्रों की निगरानी करना कठिन होता है, इसलिए कमेटी ने सलाह दी कि परीक्षाएं मुख्य रूप से सरकारी संस्थानों में ही कराई जानी चाहिए। एनटीए को अपने खुद के परीक्षा सेंटर भी बनाने चाहिए। 6वां सुझाव था कि सीयूईटी परीक्षा को सरल बनाया जाए। सीयूईटी यानी यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा में अभी छात्र 50 से अधिक विषयों को चुन सकते हैं। कमेटी ने इसे कम करने का सुझाव दिया ताकि परीक्षा प्रक्रिया आसान हो और पेपर सेट करने का काम कम हो। 7वां सुझाव कि डेटा सुरक्षा और डिजिटल पेपर को लेकर कुछ सख्त नियम हो। पेपर लीक रोकने के लिए प्रश्न पत्रों को परीक्षा शुरू होने के ठीक पहले डिजिटल रूप से केंद्रों पर भेजने की सलाह दी गई। खैर, ये सब कुछ सजेशन यानी सुझाव थे जिससे अभ्यर्थियों के हित में काम हो सकते थे। अगर इन सारी बातों पर अमल होता तो देश भर में लाखों छात्र शायद ये ना सोच रहे होते कि हमारे देश में एक परीक्षा बिना लीक हुए क्यों नहीं हो पाती। उन्होंने महीनों तैयारी की थी, अपने परिवार, दोस्तों, अपने निजी स्पेस सबको ताक पर रखकर पढ़ाई के लिए वक्त निकाला था और पेपर देकर वो राहत महसूस कर रहे थे कि अब थोड़ा सा आराम करेंगे, कहीं घूमने जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे। ये सब बच्चे अब उसी प्रेशर कुकर में वापस जाएंगे जिससे वो निकले थे। कौन है इसका जिम्मेदार? क्या कार्रवाई होगी? किस पर होगी? ऐसा लगता तो नहीं है। बाकी जो भी अपडेट होगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही। आप इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी अयान, मेरा नाम शुभम है और आप देखते रहिए खबरगांव।